हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडर। मैं सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी लीनियर अलजेब्रा 1 की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी। बच्चों, सेक्शन 1.4 है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, क्या है ये? देखो बेटा, ये तो इंजीनियरिंग लेवल पे भी होता है टॉपिक आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, सबको आना भी चाहिए और बहुत ईजी भी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए बेटा, पहले डेफिनेशंस देख लें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लेट वी बी एनी वेक्टर स्पेस। आपको पता चल गया है कि वी कोई वेक्टर स्पेस है जिसके एलिमेंट वेक्टर्स की फॉर्म के हैं। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन सबको मालूम है। एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, उसी में से कुछ वेक्टर्स हमने बाहर निकाल लिए। जो हमारा बड़ा वेक्टर स्पेस है उसी में से कोई थोड़े से वेक्टर्स मैंने बाहर निकाले और उस सेट का नाम मैंने रख दिया एस। A vector small v belonging to V is called a linear combination of the vectors in S। मतलब बड़े वाले सेट में से कोई आप वेक्टर बाहर निकालें, that can be a linear combination of the vectors in S। छोटे वाले वेक्टर स्पेस के अंदर जो हमने वेक्टर्स लिए उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स u1 u2 un in S and scalars a1 a2 an belonging to F such that V is equal to a1 u1 plus a2 u2 plus an un। मैं बच्चों आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत आसानी से डेफिनेशन समझ आ जाएगी। मान लीजिए कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है v। ठीक है, आपको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है u1 u2 un का। अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको क्या करना है, जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है ना उतने ही स्केलर ले लो। सपोज कर लो u1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा 1, u2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा 2 और तीसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने अल्फा 1 लिया। ठीक है, फिर क्या करो, इसको जिसका जो स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? ठीक है, जिसका स्केलर है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो बीच में इनके प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, तो ये जो स्मॉल वेक्टर v जिसको आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना था इसका, दैट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू दिस v। अगर आप ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, मतलब ये जो स्केलर्स हैं ऐसे स्केलर्स ढूंढ पाते हैं सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स, मतलब ये जो भी इक्वेशंस बनेंगी इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, ऐसे स्केलर्स आपको मिल जाएं, तो हम बोलेंगे कि v कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 un। दोबारा से सुनेंगे बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन है? जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है उतने ही स्केलर लो। ठीक है, हर एक वेक्टर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। दैट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू v। ठीक है, जिसे बनाना है उसके बराबर आना चाहिए। देन हम बोलेंगे कि v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी आपने वेक्टर लिए हुए u1 u2 un। और इन जो ये स्केलर्स निकलते हैं इनको हम बोल देते हैं, ये स्केलर्स जो मेरे निकले हैं दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। अब बेटा एक्सेल डेफिनेशन विदाउट एग्जाम्पल तो समझ नहीं आती अच्छे से, तो हम एक करके देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, डिटरमाइन वेदर द फर्स्ट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। मतलब ये जो पहले वाला वेक्टर लिखा हुआ है, क्या ये बाकी के दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है? तो मैंने आपको क्या कहा, जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, किसका बनाना है? ये 1 3 0 और 2 4 -1 का बनाना है ना। दो वेक्टर है ना, तो दो स्केलर ले लो और इनको इनके स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर्स को। तो मैंने कहा कि सपोज कर लो मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं ये जो पहले वाला वेक्टर है इसको लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों का बना सकती हूँ। तो डेफिनेशन होल्ड करेगी, तो क्या कहेगा ये कि जिन दो का बनाना है उतने ही दो स्केलर ले लो। ठीक है, तो मैंने दो स्केलर लिए, लेट x एंड y बिलोंगिंग टू r विद द टू स्केलर सच दैट, देखो जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, मुझे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो स्केलर्स लिए। जितने वेक्टर होंगे ना उतने ही स्केलर लेने पड़ गए, तो हमने दो स्केलर ले लिए। पहले वाले स्केलर को पहले एक स्केलर लिया x और एक लिया y, x वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, y वाले को इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी आपके पास, ये वाली। ठीक है, इसको किसके बराबर करने हैं? जिसे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मुझे इसको बनाना था लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मैंने इसके बराबर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको यही बताया कि लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए क्या करो, पहले ये देखो कि मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना किसका है। ठीक है, जिसका बनाना उतने स्केलर ले लो। ठीक है, जित उतने स्केलर लो, उनको कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। फिर ये देख लो कि किसका बनाना था लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिस वेक्टर के बराबर करना है उसके बराबर कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। आप सबको पता है कि कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, पहले x, ये वाला वेक्टर इधर रहने दिया, ठीक है। पहले x को अंदर ले गए, कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने, आर क्यूब के एलिमेंट्स हैं तो कंपोनेंट वाइज होंगे, ठीक है। फिर कंपोनेंट वाइज आप इसकी एडिशन भी कर दें, ठीक है। ये कंपोनेंट वाइज एडिशन भी कर दिया आपने, ठीक है। अब आपको पता है दो वेक्टर्स कब बराबर होंगे, जब वो कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर, वाई वाई के बराबर, जेड जेड के बराबर। तो इन कोऑर्डिनेट्स को बराबर किया तो मेरे पास ये आ गया 3x प्लस 4y आ जाएगा 0 और माइनस वाई आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये वाली इक्वेशन आपको क्या दे रही है, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू -3, ये मेरी 1, ये मेरी 2, पुट y इक्वल टू -3 इन 2 तो मेरे पास आ गया 3x प्लस 4y की वैल्यू डाल दी -3, तो 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ गया। अब आंसर यही नहीं छोड़ देना ये सोच के कि x और y तो निकल गए। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो दो ही इक्वेशन चाहिए होती हैं, दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन निकला है इसको, क्योंकि 3 इक्वेशन है तो सबका कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसको फर्स्ट के अंदर डालो, ठीक है। और वेरीफाई करो कि ये उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने 2 और 3 को सॉल्व करके आंसर निकाला है ना। तो अब आप क्या करोगे, शो करोगे कि ये फर्स्ट को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो LHS ऑफ 1 क्या हो गई मेरी, x प्लस 2y। ये देखो इधर देखो जहां मेरी पेंसिल है, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन, तो इसका LHS क्या है, x प्लस 2y। इसमें वैल्यू डालो, इसकी x है 4, y है -3 तो ये आ गया 4 - 6 विच इज इक्वल टू -2। देखो जरा राइट साइड के बराबर है, यस राइट साइड के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो गिवन सिस्टम है उसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -3। तो इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, देखो जो मेरा पहला वेक्टर था, मेरा पहला ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसके अंदर वैल्यू डाल दो स्टार के अंदर, ठीक है, पुट इन स्टार। तो -203, तो मेरे पास आ गया -203 इज इक्वल टू x की वैल्यू आई 4 इंटू फर्स्ट वैक्टर प्लस y की वैल्यू क्या आई है -3 इंटू सेकेंड वैक्टर, ठीक है। समझ आ गया सब बच्चों को कि 4 इंटू फर्स्ट वैक्टर था मेरा 130 और 2 4 -1, ठीक है। आप चाहो तो इसकी ब्रैकेट खोल के इसको करके भी देख सकते हो कि ऊपर वाला सेट ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, ठीक है। तो मुझे पता चला कि yes it can be written as a linear combination of the other two vectors। और देखो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाला फर्स्ट वेक्टर 1, 2, 3, ये फर्स्ट वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, कैन 1, 2, फर्स्ट 3 बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। ये आपको शो करना है, बताना है। तो हम मान के चलते हैं कि सपोज कर लीजिए कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो मैंने कहा लेट 1, 2, 3 बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इन दो का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो दो वेक्टर है तो दो स्केलर ले लिए, तो मैंने दो स्केलर लिए x और y। दोनों स्केलर को अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो x वाले को करेंगे -3, 2, 1 से, और y वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला वेक्टर 2, -1 और 1 से। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। ये किसके बराबर आना चाहिए, जिसे हमें एक्सप्रेस करना था। हमें किसे एक्सप्रेस करना था, 1, 2, 3 को, तो हमने लिख दिया 1, 2, 3 इक्वल टू दिस, ठीक है बच्चों। अब जैसे सॉल्व करना सिखाया है आपको, कंपोनेंट वाइज आप सॉल्व करते हैं, सब बच्चों को पता है ये कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने। तो ये क्या बना मेरा -3x प्लस 2y, 2x माइनस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक। तो अब इसके दो ये कब बराबर होंगे, -3x प्लस 2y इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ तक आ गया मेरे पास। इसके अंदर अब देखो इन तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो, -3, 2, 1, 2 -1 -1 और x y, और दूसरी साइड पर आ गया 1, 2, 3, ठीक है। तो ये होता है बेटा ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन दो हैं और सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको तीन इक्वेशंस दी हुई है, मतलब वेरिएबल्स दो हैं और इक्वेशंस तीन है, तो इसे बोलते हैं ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
तो देखो बेटा मैं एक जनरल प्रोसीजर आपको सिखा दूं आप काम करने का, तो आप इसमें रो ऑपरेशंस लगाओ। रो ऑपरेशन से आंसर हमेशा कैसा भी सिस्टम हो जरूर निकलेगा। तो देखो कैसे निकालना है। देखो करने को बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि कोई भी दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो और उसको फिर थर्ड इक्वेशन में डाल के देख लो कि वो वेरीफाई कर रहा है उसको कि नहीं कर रहा। तो वो भी बिल्कुल ठीक प्रोसीजर है, बट मैं आपको प्रोसीजर रो ऑपरेशन का बताना चाहती हूँ, तो मैं उसी से सॉल्व करूंगी अब इसको। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या किया करो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना इसको 1 बनाया करो। इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, रोज इंटरचेंज करके या आप इसको -3 से डिवाइड करके जो है फर्स्ट रो को बना सकते हो। पहले ना मैं एक बारी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लूं। इसको बोलते हैं ए ऑगमेंटेड बी। तो एक तरफ ए के एलिमेंट लिख दो, लाइन लगा के दूसरी तरफ बी के एलिमेंट लिख दो। ठीक है, इसको बोलते हैं ए ऑगमेंटेड बी। तो मुझे बार बार ऊपर का ये उतारना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखो मैं यहाँ पर 1 लाना चाहती हूँ। हमेशा डायगोनल पे 1 लाया करो। तो 1 लाने के लिए आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ मेरे पास यहाँ पे 1 है। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दूंगी तो मेरा ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ R1 इंटरचेंज R3। और ये याद रखना है ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है तो पूरे मैट्रिक्स पे करना है, ऐसा ना करो कि सिर्फ ए में कर दो। तो R1 और R3 को इंटरचेंज करना है। तो देखो 1 -1 और 3 तो ऊपर चला गया, 2 अपनी जगह पे रहेगा और 3 इसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, R1 की जगह R3 चला गया और R3 की जगह R1 आ गया। ठीक है बच्चों यहाँ तक। फिर आप क्या करा करो, हमेशा पहला एलिमेंट 1 बनाने के बाद जो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको 0 बनाया करो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे R2 को ये वाला एलिमेंट 2 वाला एलिमेंट को 0 बनाना है जिसपे मैंने सर्कल किया हुआ है। तो इसको किसकी हेल्प से बनाना है, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से बनाना है जो अभी अभी आपने 1 बनाया है। तो R2 आपको दिख रहा है R2 - 2R1, मतलब पहली वाले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगी तो 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में यहाँ -3 में भी 0 लेकर आना है। तो आप क्या लोगे, R3 गोज टू R3 माइनस, अब ये जो भी एलिमेंट आपको 0 बनाना होता है वो लिखते हैं, तो यानी कि -3। और हेल्प किसकी लेनी है, जो ऊपर आपने डायगोनल पे 1 बनाया था उसकी। तो मेरे पास बन गया R3 इक्वल टू R3, एक तरीके से ये क्या बन गया, R3 इक्वल टू R3 + 3R1। बेटा जो प्रोसीजर मैं सिखा रही हूँ ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सिखा रही हूँ, इससे हर तरीके का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या सिखाया मैंने आपको, रो ऑपरेशन कैसे लगानी है। सबसे पहले पहला एलिमेंट 1 बनाइए, फिर उस 1 की हेल्प से उसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0 बनाओ। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम आपका 1 0 0 बन जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। देखो फर्स्ट रो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो में देखो R2 - 2R1 है, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। देखो R2 गोज टू R2 - 2R1 है ना, R2 के नीचे R2 के एलिमेंट लिखो, ओल्ड R2 ये हो गए, -2 -2 -2। R1 के नीचे R1 के एलिमेंट लिखो, R1 के एलिमेंट है 1 -1 और 3। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 + 2 1 आ जाएगा, 2 - 2 3 जा 6, तो -4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास क्या एलिमेंट आ गए, 0 1 और -4। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 0 1 और ये देख रहे हैं पर मैंने ठीक किया, इधर 2 था बेटा ये, तो 2 - 2 × R1 6, 2 3 जा 6, 2 - 2 3 जा 6, 2 में से 6 का -4 ही आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, थर्ड वाली रो को करो, R2 - 2R1 के बाद थर्ड रो आप लगाएंगे। तो थर्ड रो के अंदर लगाया R3 + 3R1, तो ये 0 हो गया आपके पास। तो R3 के पास है 2 + 3, R1 में है -1, तो ये आ गया -1। ऐसे ही R3 इसमें लगाओ, R3 है 1 + 3 × 3, 1 + 3 × 3, ये यहाँ पे -3 है, मेरे को लगता है मेरे से ये गड़बड़ होगी ना, 1 2 बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन में मेरे से गड़बड़ हो गई है, यहाँ -3 है। ठीक है, एक ठीक कर लो। अब देखो इधर ये यहाँ -3 आ गया, तो 3 2 जा 6 प्लस ये होके 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक कर लेना बच्चों। हाँ, तो अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो हम ये वाला एलिमेंट निकाल रहे थे ना R3 का, तो देखिए R3 का एलिमेंट क्या था मेरे पास, लास्ट रो में 1 था, तो 1 + 3 × -3 यही हो गया ना, तो ये बन गया -8।
अब बेटा ये क्या करना है, इसके बाद आप सेकंड रो के अंदर देखा करो कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि ये वाला एलिमेंट मेरा ऑलरेडी 1 है। अगर ये 1 ना हो तो क्या करूं, मान लो 7 होता तो क्या करते, 1/7 से मल्टीप्लाई करके बना लेते। ठीक है, तो अगर 1 है ऑलरेडी तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करेंगे, इस डायगोनल की हेल्प से, ये वाले डायगोनल की हेल्प से नीचे वाला एलिमेंट जो ये वाला एलिमेंट है इसको 0 बनाएंगे। तो हमें R3 में चेंज लाना है, तो मैं लिख दूंगी R3 गोज टू R3। अब ये माइनस ऊपर वाला ऐड करना पड़ेगा तभी होगा, तो R3 प्लस R2, R3 प्लस R2 करते ही आप देखोगे कि नीचे की पूरी रो आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम थी। ठीक है, तो 0 1 8, तो ये 0 0 और 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से दोबारा से इक्वेशंस बना दीजिए। इससे हमने दोबारा इक्वेशन बनाई तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 8 आ गया। अब y इक्वल टू 8 आ गया तो इस y को 8 इसमें डाला तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू -3, तो x आ गया -3 प्लस 8 यानी कि 5। तो मुझे x और y दोनों की वैल्यूज अब मिल गई है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगी, देयरफॉर जो मेरा फर्स्ट वेक्टर था 1 2 -3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। x की वैल्यू आई 5 ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, प्लस y आया 8 ऑफ सेकेंड वेक्टर, तो 2 -1 -1। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मेरा ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। और अगर ऐसा भी हो सकता था कि कोई सॉल्यूशन ना निकलता, अगर नहीं निकलता सॉल्यूशन तो हम लिख देते इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। ये देखिए मेरा सबसे पहला है क्वेश्चन की, ये वाले क्वेश्चन में कि वेदर दिस फर्स्ट वेक्टर डिटरमाइन if first vector is the linear combination of other two। ये क्वेश्चन है, तो मैंने कहा सपोज कर लो पॉसिबल है, तो मैं क्या करूंगी, 3 4 1 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। तो दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो क्या करोगे, दो स्केलर्स लोगे। सपोज कर लो मैंने दो स्केलर ले लिए x और y, x को उसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, y को उसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। वो किसके बराबर आना चाहिए, ये 3 4 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब फिर से इसको इक्वेशंस बना लो इससे, तो x माइनस 2y, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से किया है। तो ये बन गई इक्वेशंस यहाँ पर। ठीक है, तो इससे मुझे इक्वेशन क्या मिली, x माइनस 2y आ गया 3, माइनस 2x माइनस y आ गया 4 और x प्लस y आ गया 1। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो बेटा, तो 1 -2 और यहाँ पे आएगा -2 -1 और ये 1 और 1। ठीक है, और ये आ गए मेरे x y और फिर से मेरे पास है 3 4 1। अब चाहे कोई बच्चा तो कोई भी दो इक्वेशन आपस में सॉल्व कर लीजिए और फिर जो सॉल्यूशन मिले उसको तीसरे में डाल के दिखाओ वो उसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो भी तरीका बिल्कुल सही है, नहीं तो मैं तो मैट्रिसेस वाले तरीके से ही कराऊंगी, क्योंकि वो यूनिवर्सल सा मेथड है, हर क्वेश्चन में फिट हो जाता है। ठीक है, कितना भी मुश्किल हो। तो देखिए मैंने इसको सिस्टम बना लिया, मैंने ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को कंसीडर कर लिया बच्चों, तो मेरे पास आ गया ये। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब फिर से वही काम करना है। सबसे पहले देखिए पहला एलिमेंट 1 है कि नहीं, विच इज ऑलरेडी 1 हेयर। फिर इस वाले 1 की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से उसके नीचे 0 बनाइए। तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, R2 गोज टू R2। अब आप ये देखो -2 है ना, तो हम +2 करके ऊपर R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 होके 0 बन जाएगा ना। तो ऐसे ही R3 को देखो, तो R3 को के लिए 1 और 1 है तो माइनस करने से डायरेक्ट आ जाएगा, तो R3 माइनस R1 आ गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 1 -2 3, पहली रो सेम है, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। देखो R2 गोज टू R2 + 2R1 है, R2 के नीचे R2 के एलिमेंट लिखो, तो -2 -1 और 4। ठीक है, 2 2 2, R1 के नीचे R1 के एलिमेंट्स लिखो, R1 के एलिमेंट है 1 -2 और 3। ठीक है, तो ये 0 -4 2 3 6 और 4 10, तो आपके पास आ गया 0 -5 और 10। ऐसे बेटा R3 के एलिमेंट्स भी निकाल लो। देखो R3 है, R3 माइनस R1, तो डायरेक्ट ही माइनस करना है, तो R3 के नीचे R3 के एलिमेंट्स लिख दिए, माइनस माइनस माइनस, R1 के नीचे R1 के एलिमेंट्स लिख दिए, 1 -2 और 3। कर लो इसको सॉल्व बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 3 और -2। ठीक है, अब क्या करोगे, मैंने कहा हमेशा डायगोनल के ऊपर 1 बनाना चाहिए, तो अब सेकंड रो के अंदर डायगोनल एलिमेंट यही वाला है A22, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो क्या करोगे, -5 है ना, तो -5 से आप डिवाइड करोगे तभी बनेगा, तो -5 से डिवाइड करना मतलब -1/5 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं इस सेकेंड रो को जो है पहले
उससे मल्टीप्लाई कर दूं -1/5 से। सेकेंड रो को -1/5 से मल्टीप्लाई करना मतलब पूरी रो को डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा -5 से कर रही हूँ ना, तो -2 इधर आ गया, तो और थर्ड रो पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब डायगनल पे 1 बन गया ना, इस डायगनल की हेल्प से ये वाला जो नीचे वाला एलिमेंट है, डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाओ। आपको याद रखना है कि आपको पूरे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब डायगनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाने हैं। और उसको बनाने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपके पास क्या है कि पहले आप जो है डायगनल पे 1 बनाइए, फिर उसकी हेल्प से नीचे बनाओ। तो अब देखो मेरे को ऑपरेशन क्या लगानी पड़ेगी, R3 गोज टू R3 - 3R2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 -2। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा पहले उसको लिख लिया। तो अब ये 0 हो गया। देखो ये वाला क्या हो जाएगा -2 -3 इंटू -2, तो -2 + 3 2 जा 6 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हो लास्ट की इक्वेशन, ये देख रहे हो 0 और 4, देख रहे हो लास्ट की इक्वेशन। लास्ट रो हमें क्या देगा अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो 0x + 0y = 4, यानी कि 0 = 4, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन आया, इसका मतलब द फर्स्ट वेक्टर, जो आपका पहला वेक्टर आपने ले रखा था, कैन नॉट बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। समझ आ गई बात। तो इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि हमेशा ही होगा। तो अगर सिस्टम का नो सॉल्यूशन आ जाए तो जो है हम बोल देंगे इट कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको यहाँ तक। नेक्स्ट आइए, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब पॉलिनोमियल्स पे आ गए। ये कह रहा है डिटरमाइन कीजिए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। तो फिर से वही काम करना है, ये पहले पॉलिनोमियल को बनाना है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों का। तो ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ये दो पॉलिनोमियल्स दो वेक्टर का काम कर रहे हैं, तो दो स्केलर ले लो। मैंने इस वाले के लिए ले लिया सपोज अल्फा, और इस वाले के लिए ले लिया बीटा। अब की बार मैंने स्केलर एक्स वाई इसलिए नहीं लिए क्योंकि क्वेश्चन में ही एक्स दिख रहा था मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, दो स्केलर लिए, एक स्केलर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और एक स्केलर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिया। तो इसका स्केलर इससे मल्टीप्लाई करो, इसका स्केलर इससे मल्टीप्लाई करो, और दोनों को ऐड कर दो। तो मैंने अल्फा को इससे किया और बीटा को इससे ऐड किया, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसी को तो लिखना है कि एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसके बराबर आना चाहिए। अब आपने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, सब बच्चों को आता है, क्या होगा, अल्फा जो होगा इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे बीटा जो है इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर सब बच्चों को पॉलिनोमियल्स ऐड करने आते हैं, आपको पता है लाइक टर्म्स ऐड होंगी, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक्स क्यूब में ऐड होगा, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया अल्फा प्लस बीटा। फिर बेटा इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, देखो 2 अल्फा इधर से आया और 3 बीटा इधर से आया, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। फिर एक्स का कोफिशिएंट लिया, फिर कांस्टेंट टर्म ले ली, तो कांस्टेंट टर्म ये रही, और इधर का पॉलिनोमियल ये रहा। आपको पता है दो पॉलिनोमियल कब बराबर होंगे, जब उनके डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं। तो मैंने इनको कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, तो देखो इधर इधर जहां मेरी पेंसिल है, सब बच्चे यहाँ देखें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इधर देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा = 1 आ गया। फिर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, वो किसके बराबर आ जाएगा -3, नहीं अच्छा इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो वो 0 आ जाएगा। फिर एक्स का कोफिशिएंट देखो माइनस अल्फा, और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है -3, तो ये आ जाएगा -अल्फा = -3। इधर की कांस्टेंट टर्म अल्फा माइनस बीटा, और इधर कांस्टेंट टर्म है 5, तो इधर आ गया अल्फा माइनस बीटा = 5। अब देखो वेरिएबल तो दो ही है, अल्फा और बीटा, और कांस्टेंट इक्वेशंस आ गई 4, तो क्या करोगे, कोई भी दो से तो वैल्यू निकल जाएगी, बाकी दो को सेटिस्फाई कराएंगे। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे बहुत आसानी से मिल गया मुझे अल्फा = 3। तो मैंने अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस की हेल्प इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे को एक वेक्टर बहुत आराम से पहले ही मिल गया था। तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, इस अल्फा = 3 को इस वाली इक्वेशन में डाल दो, फोर्थ इक्वेशन जो ये अल्फा माइनस बीटा = 5 है। यहाँ पे अल्फा को 3 डाला आपने, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 5 = -2, तो बीटा की वैल्यू आ गई -2। कोई भी बच्चा यही सॉल्यूशन नहीं छोड़ देगा कि अल्फा 3 आ गया और बीटा -2 आ गया, मैडम दो वैल्यूज मिल तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। नो, इट शुड बी अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ऑल द 4 इक्वेशंस, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा वो जब सॉल्यूशन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है, इसको आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर वेरीफाई कीजिए कि ये इसको सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं करता। तो सबसे पहले मैंने अल्फा को 3 और बीटा को -2 इक्वेशन नंबर 1 में डाला, तो 1 इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा = 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, पहले अल्फा प्लस बीटा आ गया, इसमें वैल्यू डाली अल्फा की और बीटा की, तो मेरे को सॉल्व करने पे 1 आया, विच इज इक्वल टू RHS ऑफ 1।
तो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई आपकी, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन लो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0 है ना, इसके अंदर डाल के देखो वैल्यू, अल्फा और बीटा की वैल्यू डाली तो मैंने देखा दिस इज कमिंग आउट टू बी 0, दैट इज इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो ये राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन 2 भी इस सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकली है ना बेटा, ये मेरी कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। तो मेरे पास अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू -2 आ गया। तो अब आप ये क्या करो, ये वाली वैल्यू जो है ना अल्फा की 3 और बीटा की -2, ये यहाँ डाल दो जहाँ पे आपने इसको डाला था, यहाँ पे ये वाली पहली वाली लाइन में इधर अल्फा की वैल्यू डाल दो, इधर बीटा की डाल दो। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ दिस वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी अदर टू वेक्टर्स, ठीक है। तो दोबारा से वैल्यू जहां पे अल्फा बीटा पहली बार लिखते हैं ना, वहीं सब्सटीट्यूट कर दिया था, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या ये वाला वेक्टर, फर्स्ट वाला वेक्टर जो है x³ माइनस दिस 8x² प्लस 4x, कैन इट बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है उसी को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने इस वाले को अल्फा से मल्टीप्लाई किया और दूसरे वाले को मैंने बीटा से किया और उन दोनों को ऐड कर दिया। ये किसके बराबर आना चाहिए, जिसका बनाना था लीनियर कॉम्बिनेशन, पहले वाला वेक्टर, ठीक है। फिर वही काम करना है बेटा, पहले स्केलर मल्टीप्लाई किया, अल्फा को अंदर ले गए, फिर इधर से बीटा को अंदर ले गए, फिर हमने कोफिशिएंट्स को कलेक्ट किया, x³ के कोफिशिएंट, x² x और कांस्टेंट टर्म को कलेक्ट कर लिया, तो ये आ गई। अब आपको पता है दो पॉलिनोमियल बराबर करने हैं तो क्या होगा, दोनों में तरफ डिफरेंट पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो मैंने कोफिशिएंट्स को बराबर किया, तो यहां से मिला मुझे अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया 1, इधर से -2 अल्फा क्या मिल गया, इधर -8। ऐसे ही बेटा x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना। तो आपको ये 4 इक्वेशंस मिल गई है, ठीक है। फिर से 4 इक्वेशंस हैं, तो ये वाली सेकंड इक्वेशन मुझे देखो अल्फा बहुत आराम से दे रही है, ठीक है ना। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई 4। अब ये अल्फा की वैल्यू 4 जो है, ये किसी भी एक इक्वेशन में डाल के बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने डाली है इसको फोर्थ इक्वेशन में डाला है, माइनस अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में डाल दिया। तो मैंने इसमें डाला, इसमें अल्फा को 4 डाल दो आप, ठीक है। तो मैंने डाला, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई 4/3। फिर वही बात बेटा, आपने सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाला है। तो ये जो सॉल्यूशन है अभी बाकी की दो इक्वेशन नंबर 1 और 3 जो बची है उसके अंदर डाल लीजिए और चेक कीजिए कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1 एंड 3 और नॉट। अगर ये उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा दोनों इक्वेशंस को, तो हमारा सॉल्यूशन पोजेस होगा इस सिस्टम का, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली पहले इक्वेशन नंबर 1 में डाल के देखा। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें वैल्यू डाली देखो यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू डाला तो मैंने देखा मेरे पास आ गया 16/3 विच इज नॉट इक्वल टू दी RHS ऑफ 1। ये फर्स्ट इक्वेशन के RHS के बराबर नहीं आया। देखो फर्स्ट इक्वेशन का RHS क्या था, 1 था और मेरा आ गया RHS 16/3। तो इसका मतलब ये सिस्टम का सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है ही नहीं, ये सिस्टम पोजेस ही नहीं करता सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर दिस सिस्टम डज नॉट पोजेस एनी सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो इसका मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो मैंने आपको अभी सिखाया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैं धीरे धीरे आपको स्पैन की डेफिनेशन भी सिखा दूंगी और उसके भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। बेटा पूरा लेक्चर तो नहीं कवर हो पाएगा, करने की कोशिश करते हैं, देखो जितना हो जाता है। तो डेफिनेशन देखिए, स्पैन ऑफ एस, स्पैन का मतलब ना बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ एस मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। तो एस क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, तो इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो, एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो, दैट इज कॉल्ड स्पैन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एस के पास जितने वेक्टर्स हो उन सबको किसी ना किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो वो जो जनरल एक्सप्रेशन आएगी दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ एस, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लो बेटा, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस वी, देन द स्पैन ऑफ एस, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, स्पैन फिर ब्रैकेट में लिख दिया एस। व्हाट इट इज द सेट ऑफ ऑल सेट कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन एस। तो जब भी वर्ड आ जाए स्पैन तो माइंड में आना चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन आप सीख चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो एम्प्टी सेट है, ये हम याद रखें सब बच्चे बात कि हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एम्प्टी सेट का जो स्पैन लिया हुआ वो 0 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये अब आगे यूज होगा चैप्टर में, तो याद रखना है कि स्पैन फाई 0 है। अच्छा देखो एक स्पैन, अगर मेरे पास स्पैन एस जो है वी के बराबर आ जाए, मतलब किसी भी सेट के बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वी जो है ये पूरा मतलब वी इक्वल टू स्पैन एस है, तो हम बोलेंगे ये जो एस था इसने पूरा का पूरा सेट वी जो है जनरेट कर दिया। दोबारा से सुने,
मतलब अ सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी जनरेट्स और स्पैन्स वी इफ वी इक्वल टू स्पैन एस। देखो वी तो इतना बड़ा, एस उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट था, इसके पास कुछ स्केलर्स थे, ठीक है, और सॉरी वेक्टर्स थे इसके पास क्योंकि इसने वी से ही लिए थे, ठीक है, तो इसके पास कुछ एलिमेंट है, वी के पास भी अभी बहुत सारे एलिमेंट है जो एस के बाहर है। अगर वी का हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये वाले एलिमेंट्स हो जो इसके अंदर हमने लिए हैं एस के अंदर, ठीक है, मैं एस के एलिमेंट्स को एक काम करती हूँ ऐसे क्रॉस लगा देती हूँ, ठीक है, अगर ये वी के एलिमेंट जो कि डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, इफ दीज डॉट्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्रॉस, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि V इक्वल टू स्पैन S, मतलब S के पास इतनी ताकत थी कि वो अपने 4-5 एलिमेंट से पूरा का पूरा सेट V जनरेट कर दे, ठीक है, V के पास बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें से कुछ एलिमेंट हमने S के ले लिए, ठीक है, अगर S के सारे एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लूं और वो V के हर एलिमेंट को एक्सप्रेस कर दे, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि S के पास इतनी ताकत है कि वो पूरा सेट V जनरेट कर सकता है, ठीक, तो हम लिख देते हैं V इक्वल टू स्पैन एस। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो ये स्पैन वर्ड जो है ना बेटा आगे जाके बेसिस में काम आएगा, इसलिए इतना डिटेल में समझाया जा रहा है आपको, राइट। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए शो दैट दी वेक्टर्स 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 1 जनरेट आर क्यूब। आर क्यूब सबको पता है क्या होता है, ठीक है, आर क्यूब का हर एलिमेंट जो है इन 3 एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, दोबारा सुनिए, इसका मतलब ये है कि आर क्यूब का हर एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स ओनली, ठीक है, तो इन तीनों एलिमेंट में इतनी ताकत है कि आर क्यूब का हर एलिमेंट जनरेट कर देंगे, ये दिखाना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे सारा। सबसे पहले ना जिन एलिमेंट का बनाना है मैंने उसको एस मान लिया, तो मुझे दिखाना है कि एस जनरेट्स आर क्यूब, यानी कि जब मैं स्पैन लूंगी एस का तो वो आर क्यूब के बराबर आएगा। तो मैंने कहा ना कि ये कब होगा पॉसिबल, जब एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेने पर आर क्यूब का एलिमेंट जनरेट हो जाए, ठीक है, तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट आर क्यूब का ले लो पहले, तो मैंने मान लिया वो आर्बिट्ररी एलिमेंट एबीसी है, ठीक है, दिस एबीसी कैन बी रिटन एज स्पैन एस, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। तो आप एस के एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट है ना, तो 3 एलिमेंट है तो 3 स्केलर ले लो। अब स्केलर रियल नंबर्स में ही होगा क्योंकि मैं आर क्यूब में, तो मैंने 3 रियल नंबर ले लिए, एक रियल नंबर का नाम है एक्स, दूसरे का वाई, तीसरे का जेड। तो मैंने बताया लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब जो स्केलर है उनको उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको ऐड कर दिया। अब ये किसके बराबर लिया मैंने, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ आर क्यूब, क्योंकि मुझे आर क्यूब इक्वल टू स्पैन एस बनाना है। तो अगर बेटा मैं इस का सिस्टम का सॉल्यूशन निकाल पाई तो हम कह देंगे कि आर क्यूब स्पैन एस के बराबर है, वरना नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, वही कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आप करो इसको, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 0y प्लस जेड, फिर इधर से आ जाएगा y प्लस जेड, ये आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ आने के बाद आपके, अभी तक तो ऊपर वाले क्वेश्चन ना हम बिना मैट्रिक्स के करते तो भी सॉल्व हो जाते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे बिना मैट्रिक्स के आपका काम नहीं चलेगा, इसके अंदर आप बिना मैट्रिक्स के आप सॉल्व नहीं कर पाते सिस्टम को, ठीक है। तो देखिए मेरे पास बेटा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये आ गई इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू ए, फिर x प्लस जेड इक्वल टू बी, और ये आ जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू सी, ठीक है। तो इससे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना लो, x के कोफिशिएंट लिख दिए, y का कोफिशिएंट z का है नहीं, यहाँ पे x y z, और इधर आ गया a c, ठीक है, इधर आ जाएगा x और z, इधर y और z। सबको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो लिखनी आती हैं, ठीक है, करते आ रहे हो हमेशा से। अब ये ax इक्वल टू बी सिस्टम बन गया। अब हम इसके अंदर a ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 1 0 1 0 1 0 1 और 1 a b और c, ठीक है। फिर वही टेक्निक लगानी है जो मैंने आपको सिखाई है कि सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाइए विच इज ऑलरेडी 1, फिर उस 1 की हेल्प से उसके नीचे 0 बनाइए। तो मेरे को क्या लगानी पड़ेगी ऑपरेशन, r2 गोस टू r2 माइनस r1, क्योंकि दोनों एलिमेंट बराबर है 1 1, तो दोनों को माइनस करते ही 0 बन जाएगा, ठीक है। तो r2 माइनस r1 की वो लगा दूंगी। तो r2 के नीचे r2 के एलिमेंट्स बेटा, r1 के नीचे r1 के एलिमेंट्स लिखकर माइनस कर लो, तो मेरे पास आ गया 1 1 0 a, ये आ गया b माइनस ए, 1 माइनस 0 माइनस 1 1 माइनस 0, ठीक है। r3 के अंदर था ही 0,
यहाँ पे डायगनल के नीचे, इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। फिर मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि डायगनल एलिमेंट को 1 बनाइए। तो अब सेकंड, फर्स्ट कॉलम ठीक हो गया, अब सेकंड कॉलम में आ गए। सेकंड कॉलम में जो डायगनल एलिमेंट है ये -1, इसको 1 बनाना है। 1 बनाना है इसको, तो बेटा अब इसको क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। कोई बच्चा ना ये काम ना किया करे कि इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, नो, इंटरचेंज ही उससे बाकी के एलिमेंट हिल जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम R2 को -R2 कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 1 0 A, तो मैंने इसको सिर्फ साइन ही चेंज करने रह गए थे मेरे पास, ठीक है ना। तो मेरे पास 0 1 1 और C। अब डायगनल पे 1 आ गया सेकंड रो के अंदर, डायगनल की हेल्प से उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाइए, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। डायगनल के ऊपर 1 और डायगनल से नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगी, R3 goes to R3 minus R2। तो ऐसा करने से मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, ये देखो, सेकेंड रो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 1C माइनस A प्लस B, ठीक है। मैंने सीधा R3 माइनस R2 किया है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सब बच्चों को, ठीक है। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया है आपके पास। अब आप इसका क्या करिए, अब इसको दोबारा से इक्वेशंस की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लो। तो मैंने देखो लास्ट वाली को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, तो मेरे पास आ गया 2z इक्वल टू C माइनस A प्लस B। तो यहां से z की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, C माइनस A प्लस B बाय 2। मुझे बच्चों स्केलर जो मैंने लिए थे उनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो मैंने 3 स्केलर लिए थे x y z, तो मुझे उनकी वैल्यू निकालनी थी तीनों स्केलर्स की, ठीक है ना। मैंने x y z ही लिए थे ना, हाँ। तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा x निकल कर आ गया C माइनस A प्लस B बाय 2, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाओ, y माइनस जेड, ये वाली यहां से इक्वेशन बनाई, y माइनस जेड इक्वल टू A माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर z की वैल्यू डाल दो, तो A माइनस बी प्लस जेड हो गया। तो A माइनस बी प्लस जेड क्या है मेरा, C बाय 2 माइनस A बाय 2 प्लस B बाय 2। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो A बाय 2 माइनस B बाय 2 प्लस C बाय 2, ठीक है। तो ये y आ गया। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन बना लो, देखो फर्स्ट वाले उससे, तो ये वाला है 1 1 0, ये वाला यहां से बनाओ इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू ए, ये रो 1 गिव्स है, ठीक है। वहां से आया, तो यहां से मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी, x की मिलेगी। x प्लस वाई की वैल्यू डाल दी, a बाय 2 माइनस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 इक्वल टू ए। तो x आ जाएगा मेरे पास a माइनस ए बाय 2, यानी कि माइनस ए बाय 2 माइनस प्लस बी बाय 2 माइनस सी बाय 2, ठीक है। ये तीनों निकल गए। अब ये तीनों वैल्यूज जो है ना ऊपर सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। पुट इन, मैं ऊपर इक्वेशन पे ना स्टार नंबर भी डाल देती हूँ, यहाँ पे जहां से स्केलर लेकर आते हैं ना, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ जहां पहली बार इक्वेशन बनाते हैं ना ये देयर एग्जिस्ट स्केलर करके, वहां वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू डाल के आपको दिखा देती हूँ, देखिए। तो मुझे पता चला कि a कॉमा बी कॉमा सी कैन बी रिटर्न एज x था पहले, तो माइनस ए बाय 2 प्लस बी बाय 2 माइनस सी बाय 2 इंटू वैक्टर, पहला वेक्टर कौन सा है आपका 1 1 0, ठीक है। फिर दूसरा वेक्टर कौन सा है मेरा b, y वेक्टर कौन सा है, y की वैल्यू आई है a बाय 2 माइनस बी बाय 2 माइनस सी बाय 2 प्लस आएगा ये, आ गया। दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या था बच्चों, y की वैल्यू प्लस है यहाँ पे। दूसरा वेक्टर मेरा था 1 0 1, ठीक है। तीसरा वेक्टर देखो, तीसरा वेक्टर क्या है मेरा z, तो z की वैल्यू आई है मेरी माइनस ए बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2, ठीक है। ये तीसरा वेक्टर आ गया, यहाँ पे है 0 1 और 1, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये जो वेक्टर है आर क्यूब किससे जनरेट हो गया, पूरा का पूरा स्पैन एस, ठीक है ना, क्योंकि इसी के एस के 3 एलिमेंट लिए और हमने आर क्यूब का हर एक एलिमेंट जनरेट कर दिया, तो मुझे पता चला कि दिस जनरेट्स आर क्यूब, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ एस जनरेट्स आर क्यूब, यही आपको शो करना था। क्लियर है बच्चों। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, show that if m1 equal to this, m2 equal to this and m3 equal to this, then the span of this is the set of all symmetric matrices this।
तो देखो बेटा कैसे करेंगे, फिर से वही काम करना है कि स्पैन किसका बनाना है, m1 m2 m3, इसका स्पैन बनाना है तो 3 स्केलर ले लो। तो मैंने स्केलर लिए x y और z, तीनों को अपने अपने उससे मल्टीप्लाई करो। तो x को m1 से करेंगे, y को m2 से और z को करेंगे m3 से, ठीक है, और उनको ऐड करेंगे तो वो निकालेंगे, वो होगा मेरा स्पैन ऑफ दिस m1 m2 m3। मुझे शो करना है कि जो स्पैन इसका निकल कर आएगा ना वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस जरा रिकॉल करें क्या होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ठीक है। तो वो मुझे शो करना है, तो पहले मैं इसका स्पैन निकाल लूं, ठीक है। तो इसका स्पैन मैंने माना, देखो निकल के तो कोई मैट्रिक्स ही आएगा, मैंने कहा सपोज कर लो कोई भी जनरल मैट्रिक्स ABCD निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसका स्पैन बनाना है तो पहले इनको सबको तीनों को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, m1 m2 m3 को, ठीक है। आपको सबको पता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिसेस की, तो मैंने उसको निकाल लिया, उससे सॉल्व करके आई तो मैं यहाँ तक आ गई। मैंने इसको कोई भी जनरल 2x2 मैट्रिक्स के बराबर कर रखा था, ठीक है। तो ये आ गया जनरल 2x2 मैट्रिक्स। अब इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन ईच एंड एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल। तो हमारे पास आ गया a इक्वल टू एक्स, b इक्वल टू जेड, c इक्वल टू जेड और d इक्वल टू वाई आ गया। तो आपने देखा कि ए बी और सी दोनों z के बराबर आ गए। तो मेरा ए बी सी डी मैट्रिक्स किस फॉर्म का हो गया, देखो मैंने b की जगह पे z लिख दिया, c की जगह पे z लिख दिया, a की जगह पे x लिख दिया और d की जगह पे y, जो वैल्यूज मेरी आई है निकल कर वो मैंने लिख दी। तो इसका मतलब जो भी स्पैन है वो किस तरीके के मैट्रिसेस हैं, ये x z z y। आप देख सकते हो कि ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक है, क्योंकि जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो यही वापस आ जाएगा। तो मैंने लेके भी दिखा दिया ट्रांसपोज इसका, तो ये आ गया। तो आपको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही वाला मैट्रिक्स वापस आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मुझे पता चला कि जो सेट मुझे दिया हुआ था ऊपर m1 m2 m3 वाला, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है सारे के सारे। जब उसका स्पैन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट पी एन एफ, जरा रिकॉल करें पी एन एफ क्या था। P स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, N स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, और F मतलब जिस फील्ड से आप कोफिशिएंट्स को ले रहे हैं। तो पी एन एफ क्या चीज है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। आप सबको पता है डिग्री लेस देन इक्वल टू n ली थी, जब डिग्री n ली थी तो वेक्टर स्पेस बनाया ही नहीं था उसने, ठीक है। तो हैविंग कोफिशिएंट्स फ्रॉम द फील्ड क्या होने चाहिए, f। यहाँ पे अगर r है तो r से लेगा, अगर Q है तो Q से लेगा, Z है तो Z से लेगा, ठीक है। आपको बोलना है कि ये शो दैट दिस सेट इज जनरेटेड बाय दिस, देखो 1 x x स्क्वायर, तो ये कितने हो गए आपके पास वेक्टर्स, देखो x से xn तक n वेक्टर्स और एक तो ये कांस्टेंट टर्म 1, तो n प्लस 1 वेक्टर्स हैं। तो आपको दिखाना है कि PNF का हर एलिमेंट जो है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखा जा सकता है, तभी जनरेट होगा ना। तो मैंने ये जो करली ब्रैकेट में सेट लिखा है इसको S मान लो, ठीक है। तो इस स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू PNF, आपको ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे PNF इक्वल टू स्पैन ऑफ दिस वेक्टर, आपको फिर से बताया जिसका स्पैन बनाना है उतने ही स्केलर ले लो। तो मैंने 1 से लेके xn तक n प्लस 1 स्केलर्स ले लिए, ठीक है। उन स्केलर्स का सपोज कर लो मैंने नाम रख दिया a0 a1 a2 a3, ये सब an तक ये नाम रख दिया, तो n प्लस 1 स्केलर्स लिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, स्केलर में ले रही हूँ अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। उन सब स्केलर्स को इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा नॉट, फिर प्लस अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x स्क्वायर प्लस अल्फा n xn। ये किसके बराबर आना चाहिए, पीएनएफ, यानी कि पीएनएफ मतलब एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n आपने ले लिया। तो मैंने पीएनएफ का पहले कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, तो आर्बिट्ररी एलिमेंट क्या होगा, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। तो मैंने वो पॉलिनोमियल ले लिया, सपोज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x है। तो ये मैंने वो पॉलिनोमियल ले लिया। अगर ये पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन करली ब्रैकेट, तो हमारी बात बन जाएगी कि ये इसको जनरेट कर रहा है। तो मैंने इसको कहा कि सपोज ये पॉसिबल है, तो मैंने इस पॉलिनोमियल को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट S लिख दिया, ठीक है। ये वाला जो भी मेरा सेट है ना, इसका नाम मैंने S रख लिया सपोज, ठीक है। तो अब इनको कंपेयर करो बेटा, कंपेयर करोगे तो आपको पता चला अल्फा नॉट ए नॉट के बराबर है, अल्फा 1 a1 के बराबर है, अल्फा 2 a2 के बराबर है, ऐसे ही अल्फा n an के बराबर है, ठीक है। तो मैंने आपको यही बोला कि जहां से इक्वेशन बनाते हो उसी के अंदर वैल्यू डाल दो। यहाँ पे बनाइए ना हमने इक्वेशन, इसी के अंदर वैल्यू डाल दो, स्टार के अंदर, ठीक। तो जब आपने वैल्यू डाली इस स्टार के अंदर तो आपके पास ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो मैंने लिख के दिखाया आपको कि ब्रैकेट के अंदर कर दिया ताकि आपको पता चले कि ये a0 इंटू 1 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस डैश डैश इंटू एक्स आ गया, ठीक है।
तो मेरे को पता चल गया कि मेरा जो स्पैन एस है वो किसके बराबर हुआ, पी एन एफ। क्यों? क्योंकि एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ पी एन एफ कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस एस। ठीक है, ये सेट का नाम ना एस रख लो ऊपर, ये ठीक है, कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, मेरे पास क्वेश्चन है, शो दैट दिस पॉलिनोमियल जनरेट्स P2R। अब P2R का क्या मतलब हुआ? P2 मतलब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, R मतलब रियल नंबर्स, यानी कि कोफिशिएंट है रियल नंबर के अंदर से। और आपको शो करना है कि ये जो तीन पॉलिनोमियल है, दिस एंड दिस, ये तीनों पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं आपका P2R। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, हमें इन तीनों एस के जितने भी ये हैं, इनके तीनों के एक एक स्केलर लेने पड़ेंगे। ठीक है, उन स्केलर को इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उनको ऐड करूं फिर। तो मैंने तीन स्केलर लिए, सपोज कर लो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग A1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग A2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिया A3। अब A1 को पहले से, A2 को दूसरे से और A3 को तीसरे से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। वो किसके बराबर होना चाहिए? देखो इधर मेरे को क्या चाहिए, P2R, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ P2R के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ P2R लो, वो क्या होगा, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। तो मैंने पॉलिनोमियल ले लिया px² प्लस qx प्लस r। ठीक है, अब दिस पॉलिनोमियल इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। ठीक है, तो मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। फिर वही काम पॉलिनोमियल्स के लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लो, x² के भी, x के भी और कांस्टेंट टर्म के भी। कोफिशिएंट्स इकट्ठे करके फिर आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट्स को। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद आपके पास ये तीन इक्वेशंस बन गई। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करना है। तो पहले आपने इससे मैट्रिक्स बनाया, सबको मैट्रिक्स बनाना आता है, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने तीनों इक्वेशंस लिख ली, ये आ गई। अब आपने इसका ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, यही सिखाया हुआ ना। अब इस ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को जैसे सॉल्व करना सिखाया है वैसे सॉल्व करेंगे सब बच्चे। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला एलिमेंट क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। ठीक है, तो 1 एलिमेंट, तो ये ऑलरेडी पहला एलिमेंट 1 ही है। फिर क्या करेंगे, सेकंड रो के अंदर ये वाला एलिमेंट जो है 3, इसको 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा, R2 में चेंज लाना है, तो R2 एरो R2 माइनस 3, और ऊपर वाले 1 की हेल्प लेनी है, तो ऊपर R1 में 1 है तो R1 आ गया, तो 3 माइनस 3 होते ये 0 दे देगा। ठीक है, तो 1 2 माइनस 1 P, तो ये आ जाएगा, जिसमें करके दिखा देती हूँ, देखो 3 5 माइनस 4 और Q माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, R1 के नीचे R1 के एलिमेंट। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व करते जाओ और लिखते जाओ। तो देखो ये 0 आ गया, 5 माइनस 3 2 जा 6, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, Q माइनस 3। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही बेटा R, इसको 0 बनाना है, तो इसमें क्या करोगे, R3 में R3 गोज टू R3 प्लस 2R1। देखो जिसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, हेल्प इसी की लेनी है, ऊपर वाले 1 की, इसी की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसकी हेल्प लेनी है, तो -2 है तो ऊपर +2 होगा तभी 0 बनेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो -3 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 आ गया। ऐसे 4 प्लस 2 इंटू जो ऊपर वाला एलिमेंट है, ये कितना आ जाएगा, -2 ही आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाएगा R प्लस 2P। सब बच्चों को समझ आ गया ये कैसे किया है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया कि डायगोनल के ऊपर 1 होना चाहिए। तो आप सेकंड रो में ठीक करेंगे, फर्स्ट रो तो ठीक हो गई, सेकंड रो को ठीक करना है। तो सेकंड रो में 1 लाने के लिए क्या करोगे, डायगोनल पे R2 इक्वल टू माइनस R2, क्योंकि -1 आ गया था ना मेरे पास, तो 1 बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 1 और इधर आ गया 3P माइनस Q, 0 1 2 R प्लस 2P आ गया। क्लियर है बच्चों। अब क्या करोगे, नीचे अब 1 की हेल्प से नीचे वाला एलिमेंट ये वाला 0 बनाना है, तो R3 गोज टू R3 माइनस R2, डायरेक्ट आपको दिख रहा है माइनस करते ही 0 हो जाएगा नीचे का एलिमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 माइनस 1 और ये इधर आ गया P 3P माइनस Q, 0 दो में से एक गया, 1 R प्लस 2P माइनस R माइनस P माइनस Q। ठीक है, यही आएगा बच्चों, करके देख लो, मेरी गलती तो नहीं हो गई मेरे से। 3P देखो, R प्लस 2P माइनस 3P प्लस Q, अच्छा प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी ठीक लिखा है मैंने। क्लियर है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करोगे बच्चों, अब इससे इक्वेशंस बना ले। ठीक है, इक्वेशंस बनाने के लिए क्या करना है, देखो नीचे लास्ट वाली इक्वेशन मैं लिख देती हूँ, R3 गिव्स
R3 gives, ये क्या दे देगा, Z इक्वल टू R माइनस P प्लस Q। ठीक है, Z की तो वैल्यू आ गई। R2 देखो, R2 गिव्स y प्लस जेड इज इक्वल टू 3p माइनस क्यू है, इसमें वैल्यू डाल दो। y प्लस जेड की वैल्यू r माइनस p प्लस क्यू डाल दिया, तो ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3p माइनस क्यू माइनस r प्लस p माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3p, 4p बन गया ना, 4p माइनस 2q माइनस r। तो ये y की वैल्यू आ गई आपके पास 4p माइनस 2q माइनस r। अब r1 देखो, r1 हमें क्या देगा, r1 गिव्स x प्लस 2y माइनस जेड, x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू, किसके बराबर था ये, p के बराबर है। ठीक है, तो यहां से p आ गया। अब इसमें y की वैल्यू भी डाल दो और z की वैल्यू भी डाल दो। z की वैल्यू क्या थी मेरी, ऊपर आई अभी, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये डाल दी। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 4 ज़ा 8p, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2r माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू दिस। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू p माइनस 8p प्लस 4q प्लस 2r माइनस p माइनस प्लस q प्लस r। सॉल्व कर लो बेटा, ये दे देगा आपको x इक्वल टू p इकट्ठे किए 3 माइनस 5p, q इकट्ठे किए तो, एक मिनट और भी, 1 2 3 और 1 4, 4 आएंगे। q इकट्ठे किए तो 4q, r इकट्ठा किया तो ये आ गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 4p माइनस, जरा चेक कर लें, माइनस p प्लस क्यू। चेक कर लो बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो मेरे से। ये x आया ना मेरा, तो 3r 5q गलत आ गया वैल्यूज, देखो जरा, 4p माइनस 2q माइनस r, ये ठीक आ रहा है मेरा y। x z कितना था, r प्लस q माइनस p, और ऊपर है x प्लस 2 इंटू वाई, वाई है 4p माइनस 2q माइनस r इक्वल टू, देख लेते हैं वैल्यू, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू p है ना। चेक कर लेना बच्चों, अगर कैलकुलेशन बाई चांस कोई मिस्टेक हो रही है तो। माइनस 4q का प्लस 4q प्लस 2r है, ये गलती है, प्लस p, यहाँ गलती हो रही है। देखो x इक्वल टू p माइनस 8p प्लस 4q प्लस 2r माइनस p प्लस q प्लस r। अब करो इसको, ठीक है ना, अब आ जाएगा। देखो p इकट्ठे किए तो p और माइनस p कट गया और ये बचा 4p माइनस 8p। ठीक है, q कितने आए, 5 आ गए। ठीक है, और r कितने आए, 3। अब ठीक आया। ठीक है, तो मेरे पास x y z तीनों की वैल्यू निकल आई। अब ये वैल्यूज जो है पुट इन स्टार, जो सबसे पहली इक्वेशन बनी होगी ना बेटा, वहीं डाल देना इन वैल्यूज को। तो मेरे पास आ जाएगा px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आई माइनस 8p प्लस 5q प्लस 3r इंटू फर्स्ट वेक्टर जो था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट y की वैल्यू आपकी क्या आई थी, मेरी y की वैल्यू आई है, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा बच्चों, y की वैल्यू आई है 4p माइनस 2q माइनस r, इसको सेकेंड वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वहीं वैल्यू डाल देना जो सबसे पहली इक्वेशन थी, जहां पे इक्वेशंस बनाई थी पहली बार। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ गया। अब आप इसको खोल के देखोगे ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता चला कि S जनरेट्स P2R। ठीक है बच्चों, काफी लंबा लेक्चर हो गया बेटा, मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। हालांकि मेरे क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए हैं, बट क्वेश्चंस लंबे हैं, तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू करूंगी और आपको 2-3 थ्योरम्स भी इससे रिलेटेड, स्पैन से रिलेटेड करा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।